हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एमिली डिकिंसन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इसका पार्ट 6 आज हम कवर अप करेंगे। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और आपको वीडियोस कैसी लग रही है वो अपना ओपिनियन आप जरूर दें। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, first question is what is foreshadowed in the poem's first stanza। अब यहाँ पर कौन सी पोएम की बात हो रही है? तो यहाँ पे एक पोएम है इनकी एमिली डिकिंसन की जिसका नाम है होप इज द थिंग विथ फीदर। ठीक है, होप इज द थिंग विथ फीदर। ये जो पोएम थी लास्ट वीडियो, आई होप अगर आपने पार्ट 5 देखा है, ठीक है, तो पार्ट 5 के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे उस पोएम के। पोएम का नाम था होप इज अ थिंग विद फीदर। अब इसी पोएम से आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले करेंगे, फिर इनकी नेक्स्ट पोएम की तरफ मूव ऑन करेंगे, एमिली डिकिंसन की। ठीक है, तो होप जो पोएम है, आप इसका शॉर्ट नेम से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इनकी जो पोएम है होप, मैं जरा कलर चेंज कर लूं क्योंकि यहाँ पर सिमिलर कलर हो रहा है। चलो ग्रीन ले लेते हैं। ओके, तो ये जो इनका होप है, पोएम का नाम क्या है? होप। इससे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फोरशैडोड इन द पोएम्स फर्स्ट स्टेंजा। तो पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में क्या चीज फोरशैडोड है? ऑप्शंस आर द बर्ड कंप्लीटिंग इट्स जर्नी टू साउथ अमेरिका, first option. Second है the bird singing in spite of the storm, the speaker's trip to the sea, या फिर the speaker's turbulent personal belief. What should be the right answer? पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में किस तरीके का विवरण है या क्या चित्रण हमें देखने को मिलता है? यस, यहां पर जो राइट आंसर है ना वो है सेकंड, द वर्ड सिंगिंग इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म होने के बावजूद भी बर्ड क्या है? सिंगिंग कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज वेयर डज द स्पीकर स्पेसिफिकली रेफरेंस देयर रिलेशनशिप टू द वर्ड सॉन्ग। तो पोएम के कौन से पार्ट में स्पीकर स्पेसिफिकली रेफरेंस देता है अपने रिलेशनशिप का, या फिर कहें अपने और वर्ड के बीच के रिलेशनशिप का, वर्ड के सॉन्ग के बीच के रिलेशनशिप का? किस पर्टिकुलर पार्ट में? ऑप्शन है द थर्ड स्टेंजा, द फर्स्ट स्टेंजा, या फिर थ्रू आउट द पोएम, या फिर द सेकेंड स्टेंजा। यहां पर जो राइट आंसर है वो है द थर्ड स्टेंजा। ठीक है, पोएम के थर्ड स्टेंजा में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर थर्ड इज द लाइन होप इज द थिंग विथ फीदर, जो कि हमारी पोएम का टाइटल भी है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ये जो लाइन है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, अंडरस्टेटमेंट, आयरनी, सिमिली। होप इज द थिंग विद फीदर्स। Yes, what should be the right answer? यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे होप जो है ना इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इसको एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, wait a minute, yes, which two words are an example of slant rhyme? slant rhyme के कौन से दो वर्ड हैं जो एग्जाम्पल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्लाइट, ट्रिप, स्काई, हाई, वार्म, स्टॉर्म, फ्लरी, स्करी। तो स्लैंट राइम के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं।
यहां पर जो राइट आंसर है वो है वार्म और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वार्म एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिस्क्रिप्शन बेस्ट कैटेगराइज द टोन ऑफ द पोएम। इसमें से कौन सा वर्ड है जो बेस्ट कैटेगराइज करता है पोएम की टोन को। ऑप्शंस आर ग्लूमी, ऑप्टिमिस्टिक, फ्रस्ट्रेटेड, फ्राइटन्ड। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ग्लूमी है, ऑप्टिमिस्टिक है, फ्रस्ट्रेटेड है या फिर फ्राइटन्ड है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। इस पोएम की टोन जो है वो कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक टोन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डू द लाइन्स क्या है? येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी imply about the word song। देखिए यहां पर ये जो लाइन गिवन है, व्हाट डू द लाइन्स, लाइन क्या है? येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी imply about the word song। ये वर्ड का जो सॉन्ग चल रहा है स्टॉर्म के बावजूद भी उस सॉन्ग के लिए क्या इंप्लाई करती है? ऑप्शन है दैट द बर्ड ओनली सिंग्स व्हेन इट्स हंग्री। Next is that the speaker only heard its song in extreme circumstances, that the speaker find the bird song irritating या फिर that it is given selflessly। तो ये लाइन क्या इंप्लाई करती है बर्ड के सॉन्ग को लेकर? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? दैट इट इज गिवन सेल्फलेसली। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इट इज गिवन सेल्फलेसली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द बर्ड्स सर्वाइवल ऑफ द स्टॉर्म सिंबलाइज। बर्ड का जो सर्वाइवल है स्टॉर्म में वो क्या सिंबलाइज करता है? ऑप्शंस है वरिंग अबाउट नेचर्स unpredictability, the strength of hope, the situations always improving या the depth of sorrow। किस चीज का सिंबलिज्म है ये? जो बर्ड का सर्वाइवल चल रहा है स्टॉर्म के दौरान वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? यस, जैसा कि टाइटल से ही आपको समझ आ रहा होगा। यस, राइट आंसर इज द स्ट्रेंथ ऑफ होप। Option number B is the correct answer. Next is question number 8. What natural event puts the bird's endurance to the test? कौन सा वो नेचुरल इवेंट है जो बर्ड के एंड्योरेंस का टेस्ट ले रहा है? ऑप्शंस है अ फॉरेस्ट फायर, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, अ पावरफुल विंड, अ अर्थक्वेक। दिस इज आल्सो इजी वन। यस, जैसा कि आप समझ पा रहे हो पोएम में क्या हो रहा है? स्टॉर्म, तूफान आया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ पावरफुल विंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ पावरफुल विंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड। अब देखिए यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर पूछ लिया गया है, पोएम कौन सी है ये भी ध्यान रखना है। पोएम की ही बात हो रही है यहाँ पर भी, तो ये पोएम कब पब्लिश होती है? ऑप्शंस है 1900, 1981, 1891 या फिर 1863। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर 1900 होना चाहिए, 1981 या फिर 1891 या फिर 1863। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, 1891 में ये पब्लिश होती है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द पोएम सेट। ये पोएम की सेटिंग कहाँ की है? कौन से एरिया, कौन से पर्टिकुलर फील्ड की बात की गई है? ऑप्शंस है इन लेक्सिंगटन,
केंटकी, इन अ कोस्टल टाउन इन बोस्टन, ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, इन अ कोस्टल टाउन इन बोस्टन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है मैसाचुसेट्स, या फिर इन नेचर ड्यूरिंग स्टॉर्मी कंडीशंस। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया की बात ना करके हम सिर्फ नेचर की बात करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इन नेचर ड्यूरिंग स्टॉर्मी कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्टॉर्मी कंडीशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गेल इन द पोएम? इस पोएम में एक वर्ड आया है गेल, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस है हैवी रेन, अ पावरफुल विंड, अ ब्रीफ स्नो स्टॉर्म, या फिर अ समर ब्रीज। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? गेल शब्द का इस्तेमाल किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में या मीनिंग के अकॉर्डिंग किया गया है? हैवी रेन, पावरफुल विंड, ब्रीफ स्नो स्टॉर्म, या फिर अ समर ब्रीज। Yes, what should be the correct answer? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अ पावरफुल विंड। गेल का भी मीनिंग जो है वो पावरफुल विंड से ही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट डज स्लैंट राइम अलाउ द राइटर टू डू? जो स्लैंट राइम है वो क्या अलाउ करती है राइटर को करने के लिए? ऑप्शन है ब्रेक अप द पंक्चुएशन ऑफ अ लाइन, चेंज वर्ब टेंस बिटवीन लाइन्स, मेंटेन अ राइम स्कीम विदाउट नीडिंग टू वर्ड्स टू हैव द सेम एंडिंग और साउंड, राइट अ पोएम विद यूनिक अलाइनमेंट। सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे हमने अभी स्लैंट राइम का एक एग्जांपल देखा था ना, क्या एग्जांपल था? वॉर्म। भाई इसे को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? वॉर्म, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या आ रहा था? स्टॉर्म। तो आप देखोगे ना तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है या जो साउंड निकल रहा है वो सेम नहीं है। एक जगह आ का साउंड आ रहा है तो एक जगह ओ का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप के जो वर्ड होंगे जिनमें सिमिलर, इनफैक्ट उनके साउंड सिमिलर नहीं है, उसे स्लैंट राइम बोलेंगे। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा ना स्लैंट राइम को लेकर, वो क्या होगा? यस, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन अ राइम स्कीम विदाउट नीडिंग टू वर्ड्स टू हैव द सेम एंडिंग और साउंड। ओके, इट इज कॉल्ड स्लैंट राइम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द पोएम? इस पोएम का प्रोटेगोनिस्ट कौन है, या मान लीजिए मेन कैरेक्टर कौन है इस पोएम में? ऑप्शंस हैं द बर्ड, द स्पीकर, द एन अननेम्ड पोएट, या फिर द विंड। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आप इन दो को तो कट कर ही सकते हो, है ना। दो ऑप्शन, या तो बर्ड होगी या विंड होगी। तो यहाँ पर जो प्रोटेगोनिस्ट है वो कौन है? बर्ड, क्योंकि वो स्टॉर्म में, परेशानी के समय में भी सिंगिंग कर रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 इज द फ्रेज नेवर स्टॉप्स एट ऑल रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो फ्रेज आई है वो किस चीज को रेफर करती है? नेवर स्टॉप्स एट ऑल। ऑप्शंस है द बर्ड्स सॉन्ग, द स्पीकर्स वेलबींग, द बर्ड्स जर्नी अक्रॉस द ओशियन, द स्पीकर्स एडमिरेशन टू द वर्ड। क्या चीज कभी रुक नहीं रही है? नेवर स्टॉप्स एट ऑल। क्या होगा राइट आंसर?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द बर्ड्स सॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द बर्ड सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 is which of the following stylistic element does Dickinson not make use of in the poem? यहां पर पूछा जा रहा है कि एमिली डिकिंसन ने इनमें से कौन सा वो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट है जिसका यूज नहीं किया है अपनी पोएट्री में। ऑप्शंस है डैशेस, आइम्बिक टेट्रामीटर, आइम्बिक ट्राइमीटर, पैरेंथेसिस। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम लिखी हैं। अब इनमें उन्होंने किस किस तरीके के स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को यूज किया है और किसको यूज नहीं किया है, क्या होगा राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है पैरेंथेसिस। इन्होंने पैरेंथेसिस जो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट है इसका यूज अपनी पोएट्री में नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ स्टैंजास डid डिकिंसन यूज इन द पोएम? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एमिली डिकिंसन ने किस तरीके के स्टैंजास का यूज अपनी पोएट्री में अक्सर किया है। ऑप्शंस हैं क्वार्टेन्स, सिस्टेट्स, राइमिंग कपलेट्स, ऑक्टेव्स। तो किस टाइप की पोएट्री इन्होंने अपनी कहा जाए तो अपनी पोएट्री में यूज किए, किस तरीके के स्टैंजास को। जैसे कि आप जानते हैं क्वार्टेन्स किस टाइप के स्टैंजास होते हैं, 4 लाइन स्टैंजास, सिस्टेट 6 लाइन स्टैंजास, राइमिंग कपलेट्स तो ये कपलेट्स है यानी कि 2 लाइन स्टैंजास हो गए, और ऑक्टेव यानी 8 लाइन स्टैंजास। तो आपको बताना है एमिली डिकिंसन का स्टाइल क्या रहा है, उन्होंने किस टाइप के स्टैंजास का यूज किया है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, शी हैज बीन यूज्ड क्वार्टेन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर इनकी पोएट्री में आपको क्वार्टेन देखने को मिलेंगे यानी 4 लाइन स्टैंजास देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए यहां से इनकी एक और पोएम है जिसका नाम आप देख पा रहे हो, लाइन में ही गिवन है, ये नाम है इस पोएम का। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। यहां तक होप नामक पोएम से क्वेश्चंस थे, अभी यहाँ पे ये पोएम है आई एम नोबडी हु आर यू। ये पोएम का टाइटल भी है, पोएम की लाइन भी है, तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पोएम का नाम क्या है, आई एम नोबडी हु आर यू। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द पोएम इज आई एम नोबडी हु आर यू nobody too? Don't tell. Then there's a pair of us, they had banished us. You know how dare to be somebody, how public like a frog, to tell your name to love long day to an admiring bog. ये पूरा फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। आप इन लाइंस को ध्यान में रखते हुए भी राइमिंग स्कीम क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपने पोएम पढ़ी हो तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। इस पोएम की, इस पर्टिकुलर पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है ए ए बी बी सी सी डी डी, ए ए बी सी डी ई डी ई, या फिर ए ए बी सी डी ई एफ ई। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है ना, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी सी डी ई एफ ई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए ए बी सी डी ई एफ ई। कैसे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं हम, आई एम नोबडी हु आर यू, हम अगर इसे एक लाइन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है लास्ट में लाइन के। ठीक है, अब ये सेकंड लाइन मान लेते हैं, आर यू नोबडी टू, तो यू और टू इसका दोनों का साउंड सिमिलर है, इसलिए इसे भी हम ए कंसीडर करते हैं और इसको भी हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ये दूसरी लाइन हो गई। अभी हम थर्ड लाइन पे चलते हैं, डोंट टेल देन देयर इज अ पेयर ऑफ अस।
तो अगर हम यहाँ तक लाइन को माने, देयर इज अ पेयर ऑफ अस, तो अस जो साउंड है इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। आगे दे हैड बैनिश्ड अस यू नो, ठीक है, तो यहाँ पे नो का साउंड आ रहा है, इसे हम सी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक, अलग साउंड आ रहा है फोर्थ लाइन में। इसके बाद आगे देखते हैं हाउ डियर ही टू बी समबडी, ये हमारी फिफ्थ लाइन है, हाउ डियर ही टू बी समबडी, तो इसका साउंड अलग ही है समबडी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डी कंसिडर कर लेंगे। आप देख लो ए मैंने 2 लाइन में स्टार्टिंग में रखा, उसके बाद हमने बी सिलेबल दिया डेयरी इसके लिए, अस के लिए, उसके बाद हमने नो के लिए सी दिया और इस समबडी के लिए डी दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, टू टेल यू नेम, देखिए फ्रॉग इसको हम ई कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अलग साउंड है, ओके। आगे टू टेल यू नेम द लिव लॉन्ग डे, ओके, डे टू एन एडमायरिंग बॉग, तो डे तक है यहाँ पर और डे के लिए हमने एफ को रिप्रेजेंट किया और टू एन एडमायरिंग बॉग, तो बॉग किससे मैच करता है, फ्रॉग से, तो यहाँ पे ई, ठीक है। जब ये लाइन एक प्रॉपर स्टेंजा के फॉर्म में लिखी हुई होंगी तब आपको बाकी में समझ आ जाएगा ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या राइमिंग स्कीम आई, ए की, फिर बी सी डी ई एफ ई, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी राइमिंग स्कीम ये हो गई है ए बी सी डी ई एफ ई। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट डज राइम स्कीम मीन, देखिए अक्सर हम पोएम में पढ़ते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की, ठीक है, लेकिन राइमिंग स्कीम का मीनिंग क्या होता है ये यहां पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है द राइम, द रिदम ऑफ द पोएम, द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम, द वे द पोएट स्कीम्स टू क्रिएट द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज एविडेंस थ्रू इट्स राइम स्कीम। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय राइमिंग स्कीम, सोचिए आंसर कीजिए। यस, राइमिंग स्कीम का मतलब ही क्या होता है, द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स मतलब सेम साउंडिंग वर्ड, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की हर लाइन के एंड में जब राइमिंग वर्ड्स का पैटर्न बनता है उसी को हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, इस पर्टिकुलर पोएम की थीम क्या है, पोएम कौन सी है, आई एम नोबडी हु आर यू, ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, ऑप्शंस है दैट लाइफ इज टू शॉर्ट, दैट पीपल लव टू बी फेमस, that privacy is sometimes important, that people love to be social animal। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा दैट प्राइवेसी इज समटाइम इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Question number 20 is, wait a minute. Yes. From this poem, the reader can infer that which of the following is most likely true about the speaker of the poem. Options are, she loves life, she loves to be in the midst of huge crowd, she loves nature, she enjoys the value of her privacy. यस, यहां पर कहा जा रहा है कि इस पोएम को रीड करके रीडर क्या अंदाजा लगा सकता है स्पीकर के बारे में, पोएम का स्पीकर का थॉट या फिर उसकी जो मोस्ट लाइकली ट्रू है वो क्या है। शी लव्स लाइफ, शी लव्स टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ ह्यूज क्राउड, शी लव्स नेचर, शी एंजॉयज द एंड वैल्यू हर प्राइवेसी। यस, right answer is she enjoys and values her privacy. Option number D is the correct answer according to the poem. चलिए moving to the next question. Question number 21. In thinking about the bogue, जैसा कि आपने स्टेंजा में ही देखा ये वर्ड आया था in the poem, what does it represent?
if the frog stands for people liking their privacy. अगर हम बोग वर्ड के बारे में पोएम में जो वर्ड आया इसके बारे में सोचते हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ यदि द फ्रॉग स्टैंड्स फॉर पीपल लाइकिंग देयर प्राइवेसी, यदि ये जो वर्ड है द फ्रॉग वो इस मतलब में आया हो, इस परिप्रेक्ष्य में आया हो कि ऐसे लोगों के लिए आया हो कि जो प्राइवेसी पसंद करते हैं. ऑप्शन है अ स्वैम्प, द नोबडीज एवरीवेयर हु लव टू बी अलोन, an area that stinks, a huge adoring public, lots of people. Yes. कहने का मतलब ये है कि जो ये फ्रॉग वर्ड आया है ना, ये बॉग वर्ड जो है फ्रॉग वर्ड का जस्ट अपोजिट है. अगर फ्रॉग वर्ड का मीनिंग ये है लाइकिंग प्राइवेसी, ऐसे लोग हैं, फ्रॉग वर्ड से मतलब जो प्राइवेसी को पसंद करते हैं, तो बॉग वर्ड जो आया है इसका मीनिंग क्या होगा? अब बहुत आसानी से निकाल लोगे. अब हिंट मैंने दे दिया है, राइट आंसर क्या होगा सोचिए. अ स्वैम्प है, द नोबडीज एवरीवेयर हु लव्स टू बी अलोन है, या फिर अ ह्यूज अडोरिंग पब्लिक लॉट्स ऑफ पीपल. Yes, right answer है a huge adoring public, lots of people. Option number D is the correct answer. Moving to the next. देखिए क्वेश्चन नंबर 22. What does the word banish in the poem? ये जो वर्ड है banish, इसका मतलब क्या है पोएम में? ऑप्शंस हैं होप एंड चेंज, लव एंड अडोर, डू अवे विद या मूव आउट ऑफ, या होपिंग फॉर वेरी बेस्ट. तो बैनिश का मतलब आप आसानी से लगा सकते हो. यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएम वो है डू अवे विद या मूव आउट ऑफ. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 23. As evidenced by this poem, would the poet want to be famous and constantly worrying about public attention? Is it true? Options है no, absolutely, yes, maybe. तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे. बेसिकली ये स्टेटमेंट है, ट्रू है या फॉल्स है, उस आधार पे आप आंसर कर सकते हो. स्टेटमेंट को समझो ध्यान से. एज एविडेंस बाय दिस पोएम, मतलब इस पोएम को एज अ सबूत, एज अ एविडेंस मान के, सबूत मान के, वुड द पोएट वांट टू बी फेमस, क्या जो पोएटेस हैं वो फेमस होना चाहती है, एंड कंस्टेंटली वरिंग अबाउट पब्लिक अटेंशन, और लगातार पब्लिक अटेंशन के बारे में चिंतित है? ऐसा तो है ही नहीं. पोएम की थीम ही कहती है कि पोएटेस को क्या पसंद है? प्राइवेसी पसंद है ना. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो. यहाँ पर यस और नो में ही आंसर पूछा गया था, तो राइट आंसर इज नो. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 24th इज ऑफ द लाइन बिलो फ्रॉम द पोएम. ये पोएम से लाइन है विच इज अ सिमिली. यहां पे देख के बताना है, ये सारी जो लाइन दी गई है ना ये पोएम से ही है. अब इसमें से बताना है कि कौन सी वाली लाइन में आपको सिमिली देखने को मिलती है. ठीक है, सिमिली नामक जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी लाइन में है? पहली लाइन क्या है? आई एम नोबडी, हु आर यू. नेक्स्ट है देन देयर इज अ पेयर ऑफ अस, डोंट टेल. नेक्स्ट इज हाउ डियरी टू बी समबडी, या फिर हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग. सोचिए, आंसर कीजिए. कहां पर आपको सिमिली नजर आ रही है? तो सिमिली का आपको रूल पता ही है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंपैरिजन हो विद एज और लाइक, या तो लाइक आ रहा हो या एज आ रहा हो, और टू सिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा होता है सिमिली में. तो यहाँ पे कंपैरिजन आप देख पाओगे कहां पे हो रहा है. एज और लाइक से भी पहचान सकते हो. लाइक सिर्फ इस स्टेटमेंट में है और कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको. तो देखो हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, तो फ्रॉग से पब्लिक का कंपैरिजन चल रहा है और लाइक वर्ड का यूज करते हुए. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इस लाइन में हमें सिमिली देखने को मिलती है. चलिए क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम. इस पोएम की टोन आपको कैसी लग रही है? ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, होपफुल.
किस टाइप की टोन है। जैसे कि हमने होप वाली पोएम देखी थी तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक पोएम थी। अब यहाँ पे इसकी टोन कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, होपफुल है? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इस पर्टिकुलर पोएम की टोन है नेगेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नेगेटिव टोन है इस पोएम की। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाई डिड स्कोप यूज दिस पोएम एज अ कनेक्शन टू फेम ड्राइव पीपल नट्स। ये जो वर्ड है ना, इसका यूज इस टाइप के पीपल के लिए, कनेक्शन के लिए क्यों किया गया है। जैसे यहाँ पे कहा गया है ना, व्हाई डिड स्कोप यूज दिस पोएम, कैसे यूज किया गया है? एज अ कनेक्शन टू फेम ड्राइव्स पब्लिक नट्स। ऑप्शन है बिकॉज दे आर बोथ अबाउट फ्रॉग एंड बोग्स एंड द फैक्ट दैट पीपल आर नॉट एनिमल। Next is because Dickinson discusses how it's important to people to be able to have privacy and the reader gets that same type information from the article. Next is because they both have a negative tone and the author's purpose is to talk about both. Because they were written in the same tone, same time frame and by the same person. तो क्या रीजन है बताइए? सोचिए, आंसर कीजिए। क्योंकि इस पोएम में ना आप देखते हो कि जो डिकिंसन है वो डिस्कस करती है हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू पीपल टू बी एबल टू हैव प्राइवेसी एंड द रीडर गेट्स दैट सेम टाइप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना वो यही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 27, व्हाट इज द पोएम सेंट्रल टॉपिक। पोएम का सेंट्रल टॉपिक क्या है? अब यहाँ पे इस पोएम की बात नहीं हो रही है, जो हमारी पोएम थी ना आई एम नोबडी, वो उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 ही था। 27 से एक नई पोएम शुरू हो रही है, उस पोएम का नाम है वाइल्ड नाइट। ठीक है, ध्यान रखना है, मैं इसलिए आपको बता देती हूँ कि यहाँ से इस पोएम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वाइल्ड नाइट इस पोएम का नाम है, इस पोएम से ये शुरू है। व्हाट इज द पोएम सेंट्रल टॉपिक? तो पोएम का सेंट्रल टॉपिक क्या है? ऑप्शन है द सिविल वॉर, द शिप बिल्डिंग, रोमांटिक पैशन, प्यूरिटन वैल्यूज। तो यहाँ पर जो वाइल्ड नाइट करके ये पोएम है, इसका जो मेन सेंट्रल आइडिया कह लीजिए वो क्या है? रोमांटिक पैशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 28 is what image from nature does the poem utilize? नेचर की कौन सी इमेज को पोएम में यूटिलाइज किया गया है? ऑप्शन है अ ब्लेजार्ड, अ बिहाइव, एन इरप्टिंग वॉल्केनो या फिर द ओशियन। सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यस, यहां पर जो इमेज है ना नेचर की, वो कौन सी ली गई है? ओशन की, द ओशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29, हु डिस्कवर्ड डिकिंसन्स पोएम आफ्टर हर डेथ। तो एमिली डिकिंसन की डेथ के बाद इनकी पोएम्स को कौन डिस्कवर करता है? लाविनिया डिकिंसन, सुजैन गिलबर्ट, ऑस्टिन डिकिंसन या फिर सैमुअल बॉवेल्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आप आंसर इजीली कर सकते हो इसका। एमिली डिकिंसन की पोएम को उनकी डेथ के बाद कौन डिस्कवर करता है? तो इनका नाम है लाविनिया डिकिंसन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लाविनिया डिकिंसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज where did Dickinson's poems not appear in her lifetime? तो एमिली डिकिंसन की जो पोएम है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में, उनके पूरे लाइफ टाइम में कहां पर अपीयर नहीं होती हैं? ऑप्शंस आर स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन, ब्रुकलिन डेली यूनियन, द एमहर्स्ट रिव्यू या फिर ड्रम बीट।
बाकी जो 3 ऑप्शंस होंगे उनमें वो अपीयर हुई हैं, उनमें वो पब्लिश हुई हैं डिकिंसन की पोएम्स, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है इसमें से जिसमें उनके पूरे लाइफ टाइम में वो अपीयर नहीं होती है, नहीं पब्लिश हो पाती है। यस, जहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है, द एमहर्स्ट रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एमहर्स्ट रिव्यू में अपीयर नहीं होती है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।